राज्य प्रतिनिधि श्री यामिन मजुमदार जी, यहाँ उपस्थित विधानसभा की माननीय सदस्य श्रीमती पूनम देवी जी, विधानसभा के माननीय सदस्य श्री अरुण सिन्हा जी, पटना नगर निगम के महापौर जनाब अफजल इमाम साहब, विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री गोपाल अग्रवाल जी, श्री संजीव झा जी, अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण, इस आयोजन से और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, कार्यक्रम में उपस्थित देवियों और सज्जनों, मैं सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री जी को और उनके विभाग के अधिकारियों को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वास्थ्य चेतना यात्रा निकालने का निश्चय किया। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, एक बहुत बड़ा अभियान है, जिसमें अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य उपकेंद्र स्तर तक ये स्वास्थ्य शिविर लगाएंगे। विभिन्न प्रकार के बीमारियों का इलाज करेंगे, मरीजों की जांच पड़ताल करेंगे और परिवार नियोजन से संबंधित लोगों को उपाय बताएंगे और इसमें जिनकी रुचि होगी उनका ये एक फॉलो अप शिविर में ऑपरेशन भी करेंगे। इसके अलावा कैटरेक्ट का भी ऑपरेशन ये करेंगे फॉलो अप शिविर में। तो एक प्रकार से एक बृहद कार्यक्रम, यूं तो अब सरकारी स्वास्थ्य सेवा पर लोगों का भरोसा काफी बढ़ गया है और एक आंकड़ा सदैव सबके जेहन में होना चाहिए। जब हम लोगों की सरकार बनी थी पहली बार 24 नवंबर 2005 को, तो उसके बाद हम लोगों ने जनवरी फरवरी में एक सर्वेक्षण कराया था कि आखिरकार हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कितने मरीज इलाज कराने के लिए जाते हैं। तो उस समय ये आंकड़ा निकला कि औसतन बोतल पानी वाला प्रति माह लगभग 39 मरीज एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाते हैं। यानी हर रोज या तो एक या भूले भटके किसी दिन 2 मरीज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर अपना इलाज कराने के लिए जाते थे। यानी जो सरकारी स्वास्थ्य सेवा थी वो मृत प्राय थी, ठप हो चुकी थी। और अगर डॉक्टर बैठते भी थे तो वहां कोई इंतजाम नहीं था। हम लोग जनसभाओं में कहा करते थे कि अस्पताल में जाइए तो या तो डॉक्टर नहीं मिलेंगे, अगर डॉक्टर मिल गए तो दवा को कौन कहे, दवा का नाम लिखने के लिए कागज का टुकड़ा नहीं मिलेगा। और जब ये हम लोग सभी जनसभा में बोलते थे तो ये बात हम लोगों को ठीक से याद थी। इसलिए हम लोगों ने स्थिति का सबसे पहले सोचा अध्ययन कराया जाए, तो हम लोगों ने ये पाया और उसके बाद कुछ इंटरवेंशन हम लोगों ने शुरू किया, कुछ हस्तक्षेप किया। एक तो डॉक्टरों की बहुत कमी थी, वर्षों से डॉक्टर की बहाली नहीं हुई थी। पैरामेडिक स्टाफ हमारे यहाँ तो इंस्टीट्यूशन अन्य राज्यों में खुल रहे थे, हमारे यहाँ बंद हो रहे थे। पीएमसीएच वगैरह को जितना स्टूडेंट हर साल एडमिशन लेना था, जितने स्टूडेंट्स का जो संख्या इनके लिए स्वीकृत थी उससे भी कम का ये उपयोग करते थे। आदि आदि एक नहीं अनेक प्रकार की समस्याएं थी। और खैर जो निकल भी जाते थे उनकी नियुक्ति नहीं होती थी बिहार में। बिहार के बाहर लोग जाते थे या प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे।
तो इस पूरी स्थिति का हम लोगों ने आकलन करवाया और ये हम लोगों को लगा कि आखिरकार क्या कुछ किया जाना चाहिए। तो सरकारी अस्पताल में कुल मिलाकर डॉक्टरों की कमी तो थी, तो एक साथ अगर हम तय कर लेते कि सब चीज को ठीक कर देंगे तो ये संभव नहीं। तो पहले चरण में हम लोगों ने तय किया कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, यहां डॉक्टर की उपस्थिति और पैरामेडिक स्टाफ की उपस्थिति सुनिश्चित करें। और हम लोगों ने निर्णय लिया कि 24/7 ये फंक्शन करेगी, हर समय 24 घंटे ये काम करे। और उसको ध्यान में रखकर हम लोगों ने पदस्थापन किया। और ये पुराने स्वास्थ्य केंद्र, करीब 400 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। और दूसरा हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम जो जरूरत की दवाएं हैं, आमतौर पर जो दवाओं की जरूरत पड़ती है, वो दवाएं हम मुफ्त उपलब्ध कराएं। पहले खेप में हम लोगों ने 29-30 दवाओं से शुरुआत की, अब तो दवा की संख्या भी बढ़ गई। और 2006 में ही तत्कालीन आदरणीय उपराष्ट्रपति, अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे, श्री भैरव सिंह शेखावत आए थे और उनके कर कमलों से हम लोगों ने मुफ्त दवा अस्पतालों में मुहैया कराए जाने के कार्यक्रम की शुरुआत की। और ये दो काम करने से मरीजों की संख्या बढ़ने लगी, लोगों का विश्वास फिर से बहाल हुआ। और जब बाद में सर्वे कराया गया उसी साल आखिर में अक्टूबर-नवंबर में, तो ये पता चला कि प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अब प्रति माह औसतन 3000 मरीज जा रहे हैं। यानी एक ही साल में 39 से 3000 की यात्रा स्वास्थ्य विभाग ने पूरी की अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं थी। और अब तो जहां तक मेरी जानकारी है, स्वास्थ्य मंत्री जी करेक्ट कर सकते हैं, जो मैंने आंकड़े देखे थे, 5000 औसतन अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज जा रहे हैं। तो अब सरकारी स्वास्थ्य सेवा स्थिर हो गई है, लोगों का विश्वास उस पर जम गया है। लेकिन हाँ, हम लोगों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नीचे अभी तक दावा नहीं किया। अब जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें डॉक्टर की ड्यूटी लगती है। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा कुछ अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सेवित होते हैं और स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर तो डॉक्टरों का प्रावधान ही नहीं है, उसमें पैरामेडिक स्टाफ कुछ रहते हैं। बड़े पैमाने पर भवन बनाया जा रहा। तो ऐसी परिस्थिति में, जबकि अभी स्वास्थ्य उपकेंद्रों का भवन भी पूरा नहीं बन पाया है, हमारे यहाँ अभी भी डॉक्टर से लेकर पैरामेडिक स्टाफ की सख्त कमी है। तो ऐसी परिस्थिति में हम स्वास्थ्य उपकेंद्र तक स्वास्थ्य सेवाओं को बिल्कुल जैसा करना चाहते हैं वैसा अभी करने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन वही हमारा लक्ष्य है, उसको हासिल करेंगे। और अब तो जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वो तो अब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में उत्क्रमित हो रहा है। 30 शैय्या के अस्पताल होंगे। अब तो हम लोगों ने तय कर लिया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी जो अंतरवासी मरीज होंगे, जो वहां के बिस्तर पर होंगे, बेड पर रहेंगे, उनको भी हम डाइट देंगे जैसे अस्पतालों में दिया जाता था। अब कई हम लोगों ने उठाने का निर्णय लिया है, उसके कारण यह व्यवस्था और सुदृढ़ होगी। लेकिन इस दरमियान स्वास्थ्य विभाग ने यह निर्णय लिया, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, कि साहब हम चेतना यात्रा नाम के कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र उपकेंद्र तक पहुंचेंगे। क्योंकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक तो प्रतिदिन हो रहा काम, बाकी जगहों पर पहुंचेंगे और इस प्रकार की बीमारियों का इलाज कर पाएंगे। और जहां जरूरी है फॉलोअप शिविर लगा करके हम ऑपरेशन के लिए भी शिविर लगाएंगे। तो सचमुच ये बहुत अच्छा काम है। और जब ये कार्यक्रम पूरा हो जाएगा तो मैं चाहूंगा कि विभाग उसका एक असेसमेंट करे कि इसकी क्या उपलब्धि रही। हम लोगों की एक नीति है
कि जब हम कोई कार्यक्रम लॉन्च करते हैं तो उसके साथ साथ उसका मूल्यांकन भी करते हैं, कंकरेंट इवैल्यूएशन, कि हमने क्या पाया, इसका असर क्या पड़ा, ताकि आगे जब हम कोई कार्यक्रम बनाएं तो ये मूल्यांकन हमारा मार्गदर्शन करता है। तो इसके लिए ये भी कराएं। और मुझे बहुत खुशी है, इतनी मोटी किताब की शक्ल ले ली है इन्होंने, सूक्ष्म स्तर पर योजना बनाई है, माइक्रो प्लानिंग, किस शिविर में कौन जाएंगे, डॉक्टर से लेकर बाकी स्वास्थ्य कर्मियों के नाम तक उसमें अंकित। तो ये मामूली बात नहीं है, मैं आपको हृदय से इस बात के लिए बधाई देता हूं और इसी तरह से हमारा काम चले। और ये हम लोगों के सुशासन के कार्यक्रम में हमने स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के कार्यक्रमों में रखा। हमारे बिहार के लोगों में इतना दम है, इतने परिश्रमी है, इतने मेधावी, हमारी नई पीढ़ी के लोगों में मेधा की कोई कमी नहीं। अगर हम उनको शिक्षित कर दें और उनको स्वस्थ रखें, उनके सेहत का ख्याल रखें, तो फिर कहा जाता है कि बिहार कुछ भी कर सकता है, कुछ भी हासिल कर सकता है। और आज एक माहौल बना है, बिहार का आदमी, बिहारी देश के किसी हिस्से में हो, दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ हो, आज इतना उत्साहित है कि आप उनका सहयोग मांगिएगा, वो पूरा सहयोग करने को तत्पर है। बहुत सुना है बिहारियों ने बाहर रहते रहते, अरे ये तो बिहारी है, बहुत सुनना पड़ा है लोगों को। अब उनको सुनना नहीं पड़ता है, बिहारी कहीं भी है दुनिया में। अब बिहारी सुनाने की स्थिति में आ गए, अब बिहारी बोलता है, अब लोग सुनते हैं और इज्जत के साथ सुनते हैं। तो ये मामूली कोई परिवर्तन नहीं है, बहुत बड़ा फर्क आया है। तो इस माहौल का हमें फायदा उठाना चाहिए और सबको मिलकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए, न्याय के साथ विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना। और उसमें स्वास्थ्य के बिना क्या विकास, बीमार लोग बीमार रहे और हम दावा करें विकास कर रहे हैं, तो ये तो संभव ही नहीं। बहुत लोग विकास का अर्थ नहीं समझते, वो समझते हैं कुछ फैक्ट्री लग गई विकास हो गया। हम फैक्ट्री लगाने के भी पक्षधर हैं, लेकिन मानव विकास के भी पक्षधर हैं। कितनी पढ़ाई हुई, कितने लोग स्कूलों में जा रहे हैं, कोई मामूली बात नहीं है। हम लोग आए थे तो 12.5% बच्चे स्कूलों के बाहर थे, 25 लाख बच्चे स्कूलों के बाहर थे। अब वो संख्या घटकर इस साल असर की रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक 3% रह गई। ये मामूली प्रगति नहीं, अगर शिक्षा में प्रगति, स्वास्थ्य में प्रगति, और जो हमारा वो तबका जो अभिवंचित तबका है, उसके कल्याण के लिए हम काम कर पाए, चाहे वो महिलाएं हों, अल्पसंख्यक हों, पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, दलित समाज के लोग हों, महादलित समाज के लोग हों, यानी जो हाशिए पर हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए हम जो कार्यक्रम चलाएं और वो कामयाब हो जाए, तो मानव विकास हुआ। मानव विकास हुआ। अब तो हम लोगों ने देख लिया कि जो ऊंची जातियां कही जाती हैं, उनमें भी गरीबी है, उनमें भी पढ़ाई की कमी है कई इलाकों में। तो हम लोगों ने तो तय किया कि हम उनकी स्थिति का भी अध्ययन कराएंगे, उसमें जो शैक्षिक और आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर हैं उनका भी हम अध्ययन करेंगे। और आयोग गठित करने का निर्णय लिया है, वो सुझाव देगा कि उनके उत्थान के लिए क्या करना। तो समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए हम काम करें, और इस प्रकार से अगर ह्यूमन डेवलपमेंट होता है तब वो सही मायने में विकास है। वरना अगर उसके बिना हम विकास की बात करें तो वो विकास किसी को सुहाएगा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। और इसी को हम कहते हैं न्याय के साथ विकास, सबको जस्टिस और सबको विकास का फल मिले। तो आज बहुत खुशी की बात है और इसका लाभ सब लोग उठाएंगे। अस्पताल की स्थिति सुधरी तो समाज के सभी तबके के लोग जा रहे हैं। आखिर कितने लोग इतने सामर्थ्यवान हैं कि वो निजी अस्पतालों में जाकर या निजी चिकित्सकों से अपना इलाज करा सकें? कितने लोगों के पास वो आर्थिक हैसियत नहीं है। तो जब तक सरकारी स्वास्थ्य सेवा दुरुस्त नहीं होगी तो हम लोगों को स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। तो आज लोगों को स्वस्थ रखने की जो परिकल्पना है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा। इसलिए मैं
इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को बधाई देता हूं। और एक यहाँ पर आने के बाद हमने एक टास्क स्वास्थ्य विभाग को और दिया, और वो है कि हमारे 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु में 2 करोड़ बच्चे, और अब तो 97% स्कूलों में पहुंच रहे हैं। तो जो भी बच्चा स्कूल में जा रहा, उन सभी बच्चों के लिए हेल्थ कार्ड बने। अभी हेल्थ कार्ड की योजना है, लेकिन वो एनजीओ की मदद से बनती है, बहुत कम बन पाती है। हम ये यूनिवर्सल सबके लिए लागू, कोई भी बच्चा स्कूल में जा रहा है उसका हेल्थ कार्ड बनेगा, सालाना उसके स्वास्थ्य की परीक्षा होगी और स्वास्थ्य परीक्षण का रिपोर्ट उसके कार्ड में अंकित होगा। इसको क्या देना चाहिए, क्या इसमें कमी है, अगर किसी चीज की कमी है तो तत्काल उसका उपचार होगा, तब सही मायने में स्वस्थ नागरिक विकसित होंगे। इसलिए ये काम आप कीजिए। इसमें जो भी धन लगेगा, वित्त मंत्री जी भी यहीं बैठे हुए, बात हो गई, आप इस काम को कीजिए। और मैंने मानव संसाधन विकास विभाग को कहा है कि स्कीम होगी स्वास्थ्य विभाग की, फायदा होगा मानव संसाधन विकास विभाग को, तो इसको क्रियान्वित करने में मानव संसाधन विकास विभाग भी पूरे तौर पर स्वास्थ्य विभाग में इसके साथ हाथ बटाएगा। और मेरी तो इच्छा है आप इस योजना को बनाइए, और अगर बिहार दिवस 22 मार्च को होगा, अगर उस दिन इस योजना को लॉन्च आप करा सके तो मैं आपको और बधाई दूंगा। तो इसके बाद जब आपकी योजना खत्म हो जाएगी 28 फरवरी में, ये चेतना यात्रा, इसके बाद आप दूसरी यात्रा में लग जाइए। देखिए हम सब लोग यात्री, विकास यात्रा खत्म हुआ तो हम प्रवास यात्रा पर निकले, उसके बाद फिर विश्वास यात्रा पर निकले, तो अब चेतना यात्रा हो गई। तो चेतना यात्रा के बाद बच्चों के हेल्थ कार्ड यात्रा पर आप निकल जाइए कि कितने बच्चे हुए, और आपके साथ शिक्षा मंत्री जी भी लग जाएंगे। और देखिए उसमें फिर कितना आनंद आएगा जब देखिएगा हमारी नई पीढ़ी के लोग अब इसके माध्यम से स्वस्थ रहेंगे। तो आप देखिए फिर बिहार के ग्रोथ की आज कल्पना नहीं कर सकते, वो कितना बिहार विकास करेगा इसकी आज आप कल्पना नहीं कर रहे। जबरदस्त उछाल आएगा विकास में। तो ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, और ये पूरा विश्वास है कि हेल्थ कार्ड की योजना प्रत्येक विद्यार्थी छात्र सबके लिए उपलब्ध कराएंगे। धनराशि की जो भी आवश्यकता होगी हम स्वीकृत करेंगे। जहां चाह वहां राह, जहां इच्छा होती है तो बहुत लोग तो खर्च नहीं कर पाते, उन्हीं का काट के आपको हम लोग दे देंगे। तो ये काम हो जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कार्यक्रम के सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और आप सब जो यहाँ उपस्थित हुए, आपने रुचि प्रदर्शित की और मीडिया को भी देख रहे हैं, बहुत रुचि के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, तो ये सब शुभ लक्षण है। और देखिए सिर्फ हम लोगों का काम नहीं है, मीडिया के लोगों को कह रहे हैं, ये सिर्फ हम लोगों का काम नहीं है, यानी सरकार में बैठे हुए उन्हीं का काम नहीं है, ये हम सब का काम है, एक एक बिहार वासी का काम है। और हम सब एक दूसरे के भागीदार बने और इस तरह के कार्यक्रमों से बिहार के विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पोषण, संक्रामक बीमारी पर नियंत्रण की बातें कही, बच्चों को अभय जीवन दान प्राप्त होता है, तो ये बहुत बड़ी बात माननीय मंत्री जी ने कही। मैं अध्यक्ष विधानसभा माननीय श्री उदय राय चौधरी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। लोग उधर चले भैया, ना सुनिए, अभी खोलने दो ना, खोलिए रहे तो क्या सुनिए। सर अभी रुको ना, जब खोलने सर एक बार बोलो। सर मुख्यमंत्री जी छिप रहे हैं सर जैसा आगे
थोड़ा झंडा नीचे कीजिए सर, गाड़ी छिप रहा है सर। मोदी जी सर सर वो तैयार हो रहा है सर। हाँ हाँ सर 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 मंत्री जी इधर देखिए सर। सर नीचे सर 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 Respected professional brothers and sisters, very warm good afternoon. It's a historic day for our Patna branch of CIRC of ICEA. Not only for the reason of moving one step out of our government, but also the reason of galaxy of dignitaries present to witness the blessing is going to be reality in a very short span of time. And to begin with our foundation laying ceremony, next I will request our CRC chairperson, CA Kemisa Soni ma'am, to CA Anuj Goyal sir, to join the dais please. And now I request and lastly I request our most respected and dedicated Honorable Chief Minister Bihar, CA Nitish Kumar ji, to join the CA Anil Agrawal ji. I will request to flowers to our dignitaries present for the dance. And for this, first of all, CA Anshu Sharma ji to present a bouquet of flowers to our most beloved accountants of India. Please give me a big hand. And now we will offer our stick to our dynamic chairperson, CIRC chairperson, CA Kemisa Soni ji. सामने हटिए। कोई बात नहीं पीछे में Today we are grateful to have the august presence of our Honorable President, C. Amarjit Chopra sir, who has always inspired us and is there by our side to support us when we need him. A man of few words who has with his unique zeal and meticulous planning catapulted our institute on the top. Today we are glad to have with us Honorable Vice President Sir C.A.C. G. Ramaswamy ji, a dynamic personality. We believe that Patna branch is capable and has the ability to achieve it on time. Now, I would not take much time since we are eagerly waiting to hear Chief Minister Sir, President Sir and Vice President Sir, and on behalf. Thank you, Mr. Raju. Honorable, very respected Chief Minister, to see that how he can put his best, how the state can develop like anything. And we all the chartered accountants under the able leadership of our Honorable. उपस्थित पत्रकार मित्रों, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर मुझे खुशी हो रही है। आज से कुछ समय पहले की बात है जब यहाँ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का या आईसीआई का सब रीजनल कॉन्फ्रेंस हुआ था और उसमें भी मुझको जाने का मौका मिला था। और जहां तक मुझे याद है रामास्वामी साहब भी उसमें थे। परहैप्स आप थे उस मीटिंग में? अच्छा, दूसरे थे। और उसमें ये बात उठी थी कि यहाँ इनके लिए जगह की जरूरत है। और वाकई हम लोगों ने कहा था कि कोशिश करेंगे। पटना में जगह की बहुत कमी है। ड्राइवर कहाँ है? शिवेंद्र पहले जगह थी
लेकिन हमारे आने के पहले ही बहुतों को जगह मिल गई और सब जगह जब बंट गई तो जनता ने मुझको जगह दी। फिर भी तलाश करके हम लोग कोई जगह निकालते हैं, लेकिन ठीक कहा, इसमें ललन सर्राफ जी को श्रेय जाता है। कई बार तो ऐसा हुआ कि जब आए हमारे पास हमने कहा भाई कहां से मिलेगा, लेकिन परसुएसिव स्किल इनका जो है, और हम लोग साथ में जेल में रहे, और घबराइएगा नहीं, वो जेल था जेपी मूवमेंट 74 में नहीं 75 में भागलपुर में ये सक्रिय थे। हम पटना में सक्रिय थे, जेल ट्रांसफर होते हुए वहां पहुंचे थे, तो वहीं हमारी इनसे मुलाकात हुई थी। तो तब से संपर्क है, संबंध है। तो मना करने के बाद भी ये बाज नहीं आते थे और लगे रहते थे। तो हम तो गत्वा जगह निकल आई और ये जगह आप लोगों को मिल गई। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का बहुत बड़ा रोल है और कानून ने आपको ये जिम्मेवारी दी है, और आपके पास सब चीजों की खबर है। इसलिए आज मुझे खुशी हुई जब आईसीआई के प्रेसिडेंट ने करप्शन के विषय को छेड़ा और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का आह्वान किया कि आप अपना काम पूरी जिम्मेवारी से कीजिए और क्लाइंट को सही सलाह दीजिए। ऐसा ना हो कि क्लाइंट के पाप पर आप पर्दा डालें। तो ये बहुत बड़ी बात है, और अभी तो न जाने कितना पैसा बाहर में पड़ा हुआ है। इंडिया टुडे ने आकलन करके लिखा किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के हवाले से कि $500 बिलियन, मतलब 22,50,000 करोड़, 22,50,000 करोड़ का मतलब है कि 2 साल का भारत सरकार का बजट। और अगर एक उदाहरण लीजिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट बना, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई 2.5 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है। हमारे बिहार जैसे राज्य में इसको लागू करने के लिए पहले ही साल 27,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। समस्या पैसा आए कहां से, और इतना पैसा बाहर पड़ा हुआ है। कोई कहता है कि $800 बिलियन है, कोई अंदाज लगा रहा है कि ये कोई 1,400 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है, न जाने कितना। जब इसके बारे में भारत सरकार ईमानदारी से और गंभीरता पूर्वक प्रयास करेगी तब पता चल पाएगा। अभी तो कयास लगाए जा रहे हैं, और हम लोगों के जैसे लोगों को ऐसा लगता है कि जब ये कयास लगाए जा रहे हैं तो हो सकता है कि पैसा इससे कहीं ज्यादा हो। कौन लोग हैं लूटने वाले, और किस प्रकार से यहाँ के पैसे को लूट कर बाहर ले जाने में कामयाब हुए? किस तरह के लोग? सरकारी पैसे को लूटा, शेयर होल्डर्स के पैसे को लूटा। कौन लोग हैं? हथियारों के सौदागर हैं, नशीले पदार्थों का व्यापार करने वाले और पीढ़ी दर पीढ़ी को नष्ट कर देने वाले लोगों का पैसा। किसका पैसा? इतना पैसा आखिर गया कैसे, या जाने क्यों दिया गया? और सचमुच बहुत ही एक तरह से कहिए कि ये सिल्वर लाइनिंग है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई है और वो सवाल पूछ रहे हैं कि भाई नाम क्यों नहीं बताओगे? और सिर्फ नाम बताने का नहीं, नाम तो बताना ही है। हिंदुस्तानियों को, भारतवासियों को मालूम होना चाहिए कि कौन महान लोग हैं ये।
और दूसरी बात है कि जिनका है उनको वापस लाना चाहिए। ये सिर्फ पता लग जाए तो सिर्फ उनसे टैक्स वसूलने का मामला नहीं है। पता नहीं सरकार काले को सफेद करने के लिए कोई योजना ला रही है, क्या कर रही है, ये तो किसी को पता नहीं चल रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि पूरे देश में एक संदेश जा रहा है कि भारत सरकार कमजोरी दिखा रही है। और जो कुछ भी था, माननीय प्रधानमंत्री के मुंह से ये नहीं आना चाहिए था कि उनके नाम बताना कठिन है। देश का प्रधानमंत्री अगर कठिनाई और लाचारी व्यक्त करेगा, अगर देश की जनता को एक क्षण के लिए असहाय दिखे, तो फिर भ्रष्ट लोगों का मनोबल और ऊंचा होगा। और मेरी समझ से आज इस देश में कोई सबसे बड़ा मुद्दा है तो है भ्रष्टाचार। और हम लोग अपने याद में देखते हैं तो सन 74 और 75 जिस आंदोलन की मैं अभी चर्चा कर रहा था, जेपी मूवमेंट की, उस समय भ्रष्टाचार एक मुद्दा बना था। आप में से जिन लोगों को याद हो उन दिनों की बात, तो आप याद करेंगे कि उस समय भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था। और फिर 88-89 में, और जब 89 में पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, तो एक बोफोर्स को लेकर भ्रष्टाचार एक मुद्दा बना। मुझको तो ऐसा लग रहा है कि फिर से भ्रष्टाचार उसी ढंग से मुद्दा बन रहा है। देश के अंदर क्या हो रहा है, सब जगह पर क्या हो रहा है, हमने तो अपने यहाँ बहुत साफ कर दिया कि अब किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने घोषित किया है कि इसके लिए हम 0 टॉलरेंस की नीति पर चले, किसी कीमत पर इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोगों ने जंग का ऐलान कर दिया। जो भी होना, हमने तो कानून बना दिया। भ्रष्ट लोक सेवकों पर सिर्फ मुकदमा नहीं चलेगा, हम उनकी संपत्ति जब्त करेंगे। और अभी असेंबली का इलेक्शन था, अक्टूबर-नवंबर में कैंपेन चल रहा था। 300 मीटिंगों में हमने भाषण दिया पूरे बिहार, और हर जगह हम एक बात का उल्लेख करते थे कि कानून बन गया है, हम भ्रष्ट लोगों की संपत्ति जब्त करेंगे और उनके आलीशान बंगलों में हम बच्चों के पढ़ने का स्कूल खुलवाएंगे। तो बिहार के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक हर जगह कर किसी एक बात पर सबसे अधिक समर्थन मिलता था, उस एक बात पर मिलता था। कई बातों पर समर्थन लोगों का व्यक्त होता था, लेकिन इस पर सबसे पुरजोर। तो अब तो हमारे यहाँ बात बहुत आगे बढ़ गई। एक आदमी का केस मैच्योर्ड हो गया और डेजिग्नेटेड अथॉरिटी ने कहा कि इनका जब्त होगा। अब कानून में जो प्रोविजन होता है टेक्निकली या लीगली कुछ दूर तक ले जाने का, वो स्वाभाविक है, कोई करेगा। लेकिन अब बिहार में वो दिन दूर नहीं है जब भ्रष्ट लोगों की संपत्ति जब्त होगी और उनके मकान में हम स्कूल खोलेंगे। हम उस दिन का बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जब स्कूल का बोर्ड उसमें लटकाया जाएगा और बच्चे नीचे से ऊपर तक भाग दौड़ करेंगे और दिखेंगे। और मैं नहीं जानता हूँ मीडिया के लोगों को वैसा विजुअल आज तक मिला होगा या नहीं। हमको लगता है हम लोग भी बड़ा इंतजार कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो चल रहा है, सब अपने एसेट्स को डिक्लेयर कर रहे हैं। अधिकारियों को, कर्मचारियों को कह दिया गया है हर साल करना है और वेबसाइट पर रहेगा, लोग देख ले भाई कौन क्या बोल रहा है। तो जो हमारे हाथ में हम तो कर रहे हैं। और ऐसी कोई चीज जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, ऐसा कोई किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम हो जिसके चलते कुछ हो रहा, उसको हम रिव्यू करके उसको ट्रांसपेरेंट बना रहे हैं और लोगों का जबरदस्त सहयोग मिल रहा है, समर्थन है। जनता नहीं चाहती है भ्रष्टाचार। तो आप सब लोग तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सब हिसाब किताब तो रोकड़ बही तो आप ही को देखना है। आप जब चाह जाइएगा तो फिर कोई बात बचेगी क्या?
एक तो कोई गड़बड़ करना चाहेगा तो आप कहिएगा कि इसमें तुम अंदर जाओगे तो गड़बड़ करेगा ही नहीं। भाई सबसे अच्छा तो कि कोई गड़बड़ करे ही नहीं। तो आपके हाथ में तो ऐसा ऐसा मंत्र है कि उस पर कोई गड़बड़ करना ही नहीं चाहेगा। और जो कोई गड़बड़ी करना चाहेगा तो ईमान करके करेगा कि सीधे जहर खा रहा। अब कोई जानबूझकर जहर खाना चाहे तो कोई क्या करेगा, वो चाहेगा। एक चीज हमने पिछली बार कही थी और वो ये था कि हमारे यहाँ तो बहुत काम हो रहा। आपने तारीफ की, आप सबों ने तारीफ की, उतना तारीफ के काबिल हम अपने को नहीं समझते। अभी तो काम शुरू किया है, अच्छा है, हौसला बढ़ाने के लिए आप लोग करते हैं। लेकिन आजकल जब प्रशंसा होती है तो हम बहुत घबराए रहते हैं। तो मेहनत करते हैं हम लोग, अब इतनी प्रशंसा हो जाती है उसके लायक अपने को बनाए रखना पड़ता है, उसमें और परिश्रम करना पड़ता है। हर मनुष्य की एक सीमा है, इसलिए हम, लेकिन प्रशंसा हो जाती है तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आप सब लोग बैठे हुए हैं, हमने पिछली बार भी कहा हमारा एक कमी है। देखिए पंचायतों में, ग्राम पंचायतों में और अर्बन लोकल बॉडीज को काफी धन जा रहा है और लोगों के पास अकाउंट मेंटेन करने का ज्ञान नहीं। अब उनको अकाउंटेंट भी दिया जाएगा, ये सारी बातें, लेकिन पैसा बहुत जा रहा है। कोई गड़बड़ी भी कर सकता है, कोई गड़बड़ी न भी करना चाहे तो उसको मालूम ही नहीं है कि कैसे अकाउंट को मेंटेन किया जाता है। और कई योजनाएं हमारे यहाँ तो केंद्र सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलती है वो चलती है, राज्य की तरफ से भी कई योजनाएं पंचायत के माध्यम से कराते हैं। तो उसके हिसाब किताब को देखना जरूरी है। और फिर आप जानते हैं डबल एंट्री सिस्टम ये थोड़ा और दुरूह है। तो इन सब चीजों के मद्देनजर आप लोगों की भूमिका बहुत जबरदस्त है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि कुछ पंचायतों का क्लस्टर बनाकर आप अपनी सेवाएं दें। आप ब्लॉक तक का कर रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि पंचायतों का क्लस्टर बना के 2 पंचायत 4 पंचायत का एक समूह बनाकर उसके लिए आप अपनी सेवाएं प्रदान करें। तो हम समझते हैं कि जब लेखा संधारण जिसको कहते हैं, अकाउंट कीपिंग ठीक होगा और कोई एक आदमी अकाउंट का जानकार सब चीजों को देखेगा, तो मैं समझता हूं कि कोई जानकर भी गड़बड़ी करना चाहे तो नहीं कर पाएगा। और अनजाने कोई चूक हो सकती है तो उसकी भी संभावना खत्म होगी। इसलिए रूरल एरिया में खासतौर पर, शहरी एरिया में तो आप पहुंच जाएंगे, लेकिन रूरल एरिया में पहुंचे तो हमने पिछली बार भी कहा, तो थोड़ा आपकी बात हम मानते हैं तो मेरी बात भी आप मानिए। आपने पहली बार कहा कि पटना में जगह दीजिए, तो हमने जगह दे दिया। अब आप कह रहे हैं कि हम यहाँ इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, तो हमारा एक काम कर दीजिए, पंचायतों तक आप पहुंचा दीजिए अपना काम, तो फिर हम आपको इंस्टीट्यूट के लिए भी जगह उपलब्ध करें। दोनों तरफ से होना चाहिए, थोड़ा आप कीजिए थोड़ा हम करें। तो अभी तो हमने किया, तो थोड़ा आप करने की कोशिश करके बताइए। और अच्छा है, अब आज जानकर मुझको बड़ी खुशी हुई, आईसीआई की एक अपनी परंपरा है कि कोई भी व्यक्ति प्रेसिडेंट एक ही साल के लिए होते हैं और एक ही बार होते हैं, और उनके बाद वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बनते हैं। और ये परंपरा इनकी 42 साल से बनती है, 62 साल से चली आ रही। तो एक लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन सिर्फ जो संसद या विधानमंडल से नहीं आता, ये भी एक डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन है। आप भी एक इलेक्टेड बॉडी हैं, आपस में चुनते हैं और एक लंबे काल से एक परंपरा को बनाकर आप रखे हुए हैं, बड़ी अच्छी परंपरा है। आज आईसीआई के प्रेसिडेंट भी आए हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी आए हैं। स्वाभाविक तौर पर वाइस प्रेसिडेंट अगली बार प्रेसिडेंट होंगे, तो कंटिन्यूटी में ये बात हो रही है, इसलिए जरा मेरी बात पर गौर कीजिएगा। आप जाते जाते तो कुछ कर ही के जाइए, कमिटमेंट कर रहे हैं, तो मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ और ये काम हो जाए और फिर बाकी तो आपका काम हो। देखिए हमारे यहाँ एक चीज हम बता देते हैं, बिहार में
जो मैथमेटिक्स है। अकाउंटिंग के लिए गणित समझना जरूरी है, और मैथमेटिक्स में बिहार में तो मूवमेंट रहा है। बिहार कौन सी जगह? आर्यभट्ट की जगह। जो जीरो है उसका आविष्कार यही हुआ। ये जो शून्य है वो किसकी देन है? भारत की देन है, आर्यभट्ट की देन है, और उनकी ऑब्जर्वेटरी यही थी। बड़े खगोल शास्त्री थे। ये पटना है, बगल में एक खगोल नाम की जगह है, तो खगोल से ही बना। उनकी ऑब्जर्वेटरी वहां थी। तारेगना है यहाँ से 20 किलोमीटर साउथ, और एक और तारेगना टॉप है, वो लगभग 20-22 किलोमीटर वेस्ट साइड में, इन दिनों सोन नदी के किनारे। और उसी हिसाब से उन्होंने पृथ्वी का जो डायमीटर है वो बता दिया। तो इस बिहार में तो 1500 साल से भी ज्यादा पुरानी परंपरा है मैथमेटिक्स की, गणित की। और यहाँ तो मैथमेटिक्स, गणित एक आंदोलन रहा। इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की तो कोई कमी होनी नहीं चाहिए। कमी अगर किसी चीज की है तो इंस्टीट्यूट्स की कमी। तो आप अगर स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट लाएंगे, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस उसको बनाएंगे, तो ये तो हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। और उसमें हर संभव सहयोग हमारी तरफ से आप मानकर चलिए, और उसके लिए और मुझे खुशी है कि एक मीटिंग में जिसका निर्णय हुआ शुरू हो रहा, और मुझे नीचे ही बता दिया गया कि इसी साल इस काम को पूरा करें। आप लोग तो पूरा कर ही सकते हैं। ऐसे भी आपसे तो सबका वास्ता पड़ता है, तो आप जिसको भी काम कहेंगे वो और काम की तुलना में आपका काम जल्दी कर देगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट से तो सबको वास्ता पड़ता है, तो आपका काम जरूर हो जाएगा। और मेरी शुभकामना है कि ये कैलेंडर ईयर समाप्त होने के पहले अपने भवन का उद्घाटन कर लें, तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और मैं आपको इतना ही कहूंगा कि अब बिहार आने से कोई डरता नहीं, और किसी प्रकार के डर की जरूरत नहीं। अब लोगों के मन से डर निकल चुका। अब इत्मीनान से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और बिहार में अपार संभावना है। ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, सबकी संभावना, एग्रीकल्चर ग्रोथ की हमारी संभावना। आज फूड सिक्योरिटी की बात हो रही है। अब देश की जो फूड सिक्योरिटी है वो पूर्वी क्षेत्र पर ही निर्भर करती है, उसमें बिहार का सर्वोपरि स्थान। तो बिहार में अपार संभावनाएं हैं, और जब इकोनॉमिक एक्टिविटी की अपार संभावनाएं हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए भी तो बहुत बड़ी संभावना है। और बहुत प्रसन्नता की बात है, जैसा आपने जिक्र किया, हिसाब सिर्फ अब मेट्रोज के ही प्रेसिडेंट नहीं होते हैं। कोयम्बटूर के रहने वाले हैं रामास्वामी साहब, वो प्रेसिडेंट हुए। तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। तो हम उस दिन का इंतजार करेंगे कि कोयम्बटूर से अगर प्रेसिडेंट हुए तो कभी न कभी पटना की, मुजफ्फरपुर की, दरभंगा की भी तो बारी आ ही जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। We would also like to इसलिए अगर उस फंक्शन में जाना हो तो प्लेन से टम टम ठीक कर ले जाएगा।